तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इस मूवी को क्यों ना आप लोगों के सामने फोटोज के साथ प्रेजेंट करूं। कुछ कहानियां जो कि हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहती है, ये वो कहानियां होती है जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर काम कर दिखा देती है। आज तक हमने हॉलीवुड मूवीज के अंदर बेहतरीन सीजीआई और वीएफएक्स को देखकर कई बार तालियां बजाई है, मगर साउथ की इस मूवी के एंड के 15 मिनट्स को देखकर मुझे सचमुच ये लगा कि हमारे देश के एक्टर्स भी इनसे कुछ कम नहीं है। ऑन पॉइंट डायरेक्शन, बेहतरीन फाइट्स, उन सभी पर सीजीआई का तड़का और एक दमदार स्टोरी लाइन, ये सब बनाते हैं एक मूवी को मास्टरपीस। और आज मैं ले आया हूँ इसी मास्टरपीस को आप सभी के सामने। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है 1847 से, जहाँ एक राजा हुआ करता था। उसका बहुत बड़ा साम्राज्य भी था। उसके पास एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए वो सब कुछ था जो कि एक राजा के पास होना चाहिए था, यानी कि धन, दौलत, आराम, सुख और चैन। मगर इन सब के बावजूद भी राजा के पास सिर्फ एक चीज की कमी थी और वो थी मन की शांति। कई सारे मंदिरों में भगवान को सोना चढ़ाना, गरीब लोगों को खाना खिलाना और बहुत सारे भले काम कर लेने के बावजूद भी राजा को अपने मन की शांति नहीं मिल पा रही थी। परेशान होकर वो एक साधु के पास जाता है जो कि उसे शांति का रास्ता दिखाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम्हें खुद ब खुद मिलेगी, बस तुम्हें सिर्फ चलते जाना होगा। इसलिए राजा अपने परिवार और अपनी प्रजा को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है अपने मन की शांति के लिए। वहाँ से निकलकर वो कई सारे तीर्थ स्थलों पर जाता है, नए नए गाँव में जाता है, काफी सारे साधु महात्माओं और ऋषियों से मिलता है, मगर फिर भी उसे वो शांति नहीं मिलती। और एट द एंड उसे ये समझ आ चुका था कि इस धरती पर तो उसे अपने मन की शांति मिलने नहीं वाली। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर एक जंगल की ओर आगे बढ़ जाता है ताकि वो अपना पूरा जीवन वहीं पर न्यौछावर कर दे। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। हालांकि राजा को उस आवाज से डर नहीं लगता, उसे तो ये लगता है कि उसके माता पिता उसे कहीं से पुकार रहे हैं। और जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो उसे अपने सामने एक पत्थर दिखाई पड़ता है। गाँव के लोग उस पत्थर को पंजुर्ली देव के नाम से पूजा करते थे। वहाँ खड़े होकर राजा के मन में एक ऐसी शांति आती है जैसे मानो उसे दुनिया का सारा सुख मिल गया हो, और वो ये डिसाइड करता है कि वो इसे अपने राजघराने में ले जाएगा। मगर उसी वक्त वहाँ गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं। उन ट्राइबल लोगों का कहना था कि ये पत्थर ही उनके भगवान है। वो इसे पंजुर्ली देव कहकर बुलाते हैं क्योंकि यही आज तक उनके इस जंगल में रक्षा करते आए थे। मगर राजा का ओहदा ज्यादा था और वो उन पर जोर डालने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गाँव के ही लोगों में से एक शख्स के अंदर पंजुर्ली देव आ जाते हैं और वो चिल्लाकर राजा से कहते हैं कि अगर मान लो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊं तो इसके बदले तुम इस गाँव को क्या दोगे। जिसके बाद वो कहता है कि जो आप कहें मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद पंजुर्ली देव अपनी आवाज में जोरदार चिल्लाते हैं। उनकी आवाज की गूंज इतनी थी कि पूरे जंगल तक में वो आवाज सुनाई पड़ी थी। उनका कहना था कि मेरी आवाज की गूंज जहाँ तक भी गई है तुम्हें उतनी जमीन इन जंगल वालों को देनी होगी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जिस पर राजा अग्री हो जाता है और पंजुर्ली देव उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ उनकी एक शर्त भी थी, पंजुर्ली देव के साथ उन्हीं के एक उग्र रूप गुलिका देव भी आएंगे। अगर तुमने अपने वादे को तोड़ा और इस जंगल की जमीन को किसी और काम में लगाया तो उनका उग्र रूप सब कुछ तबाह कर देगा। वचन के अनुसार राजा ने वो सब कुछ किया, जिसके बाद उसे उसकी मन की शांति मिल गई। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1970 में, यानी करीब 150 साल आगे का वक्त, जहाँ उसी गांव में भूताकोला नाम का एक फेस्टिवल चल रहा था। दरअसल कर्नाटका में मनाया जाने वाला ये एक रिचुअल होता है जहाँ पर तुलु जाति के लोग अपने देव को खुश करने के लिए इस फेस्टिवल में एक परफॉर्मर के रूप में उन्हीं के जैसा नृत्य करके दिखाते हैं। और परफॉर्म करते वक्त उन्हीं के शरीर में देव की एंट्री भी होती है। जिसके बाद वो सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। कहने को तो पंजुर्ली देव उस परफॉर्मर के शरीर में सिर्फ कुछ पलों के लिए ही आते हैं, मगर उन्हीं कुछ पलों में वो अपने लोगों पर आने वाली आपदा और साथ ही उनके भविष्य के बारे में भी बता देते हैं। इस फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले सभी परफॉर्मर्स जनरेशन टू जनरेशन बदलते जाते हैं, यानी कि उन्हीं की फैमिली का ही अगला वारिस इस भूताकोला के नृत्य को आगे बढ़ाता है। ये प्रथा काफी सालों से चलती आ रही है और आज भी यानी कि प्रेजेंट टाइम में भी इस भूताकोला नृत्य को किया जाता है। सालों साल चलने वाली इस सेरेमनी में इस बार राजा का एक वंशज भी आया था, मगर इस बार उसका मन साफ नहीं था। वो तो इस गाँव की जमीन को बेचकर बड़े बड़े मॉल्स, अच्छी सड़कें और बड़ी इमारतें बनाना चाहता था ताकि उसका खुद का प्रॉफिट हो सके। उसे हर बार ये लगता था कि ये भूताकोला सिर्फ एक फालतू की प्रथा है। इन लोगों ने देव के नाम पर इतनी बड़ी जगह को यूं ही घेर के रखा है। उसी परफॉर्मेंस के दौरान वो शख्स पंजुर्ली देव के पास आकर कहता है कि मुझे अभी नाटक और नहीं झेलना, मुझे मेरी पुरखों की जमीन वापस चाहिए। यहाँ तक कि वो उन सभी को कोर्ट में घसीटने की धमकी भी देता है। मगर पंजुर्ली देव उसे कहते हैं कि गाँव वालों को ये जमीन तुम्हारे राजा ने ही दी थी और अगर उसने अपना वादा तोड़ा तो उसका खामियाजा भी उसे भुगतना होगा। मगर देव की बातों का मजाक उड़ाते हुए वो शख्स कहता है कि ये बातें कोई नर्तक बोल रहा है या फिर असली के देव। तो गुस्से में आए देव उसे कहते हैं अगर तुम मुझे ढूंढ लो तो इसका मतलब ये सारी बातें एक नर्तक कर रहा था, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो इसका मतलब ये सारी बातें देव यानी कि मैं कर रहा हूँ। जिसके बाद देव एक मशाल लेकर जंगल की ओर भागते हैं। सभी लोग उनका पीछा करते हैं। आगे जाकर देव एक छोटे से ग्राउंड में रुक जाते हैं और एक गोल चक्कर काटकर जमीन में ही कहीं गुम हो जाते हैं। उनके आसपास आग का एक घेरा बन जाता है और अब तो गाँव वाले भी इस बात को मान चुके थे कि उस परफॉर्मर के शरीर में उस वक्त देव ही थे जिन्होंने उस वंशज को इस जमीन को न लेने के बारे में कहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और जब वो वंशज उस जमीन के कागजात लेकर अदालत जाता है तो वहीं की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके उसकी डेथ हो जाती है। इसका
मतलब साफ था कि गुलिका देव ने उसके प्राण लिए हैं, जो कि एक उग्र रूप था पंजुर्ली देव का। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है यहाँ से 20 साल आगे 1990 में, जहाँ उस परफॉर्मर का बेटा शिवा इस गांव की बफेलो रेस कंबाला में पार्टिसिपेट करता है। शिवा ने आज से पहले कई सारी बफेलो रेसेस में पार्ट लिया और वो आज तक कभी हारा नहीं था, और इस बार भी करीब 50 से ज्यादा अपोनेंट्स के बीच में शिवा सबसे कम टाइम में अपने बफेलोस को तेज भगाकर उस रेस को जीत जाता है। लेकिन वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स चीटिंग करते हैं और खुद के ही बंदे को उस रेस को जितवा देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर शिवा जमींदार के लोगों और जमींदार पर अपना कहर बरसा देता है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही शानदार फाइटिंग सीन दिखाए जाते हैं। कम बजट होने के बावजूद भी कहानी की सिनेमेटोग्राफी ऑन पॉइंट थी। बेसिकली जमींदार उसी शख्स का बेटा था जिसने अदालत की सीढ़ियों पर खून की उल्टियां करते हुए जान चली गई थी। मगर देवेंद्र अपने पिता की तरह लालची न होकर गांव के लोगों की हमेशा सुना करता था, उनकी मदद करता था और जरूरत पड़ने पर उन्हें पैसे भी दिया करता था। इसलिए अपने खास आदमी सुधाकर से कहकर जीता हुआ मेडल शिवा को देने के लिए कहता है, और इसी के साथ इनाम में उसे एक बाइक भी मिलती है। सच कहूँ तो इस यामाहा की बाइक को देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए, जब मैं और मेरे फ्रेंड्स इसी बाइक पर बैठकर घुमा करते थे। खैर आज से करीब 10 साल पहले की बात थी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप में से किस किस के पास ये यामाहा बाइक थी। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, कुछ ही दिनों बाद इस गांव में भूता कोला फेस्टिवल होने वाला था, और इसी के चलते देवेंद्र ने कुछ रुपए शिवा को दिए थे ताकि वो इस फेस्टिवल की सारी तैयारियां कर सके। अब ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भूता कोला शिवा को ही परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि ये हमेशा से उसके पिता किया करते थे। लेकिन उनके पिता के लास्ट परफॉर्मेंस में जब वो इस गांव से गायब हो गए तो उसका डर शिवा के मन से कभी गया ही नहीं, और इसी वजह से हमेशा से उसके चाचा का बेटा गुरुआ इस फेस्टिवल में पार्ट लिया करता था। इसी बीच में शिवा की पर्सनल लाइफ भी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो गाँव के अंदर मस्ती करता रहता, रात को शिकार करता और अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाता। लेकिन उसकी माँ को ये सारी बातें पसंद नहीं थी, और इन्हीं वजह से वो कई बार अपनी माँ से डांट भी खा चुका था। और अपने रोजमर्रा के काम करने और साथ ही जेब का खर्चा निकालने के लिए वो जमींदार देवेंद्र के कुछ काम भी किया करता था, यानी कि जंगलों से पेड़ काटना, वहाँ का शिकार करके लाकर उन्हें देना, और गाँव में अगर कोई छोटा मोटा पंगा हो जाए तो देवेंद्र के लिए उसे भी सुलटा देना। इसी वजह से वो खुश होकर हमेशा उसे कुछ पैसे दे दिया करते थे, और इसी तरीके से शिवा की लाइफ बिंदास चल रही थी। वहीं एक दिन गाँव में मुरली नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर की एंट्री होती है। मुरली एक काफी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर और साथ ही ईमानदार आदमी था। उस जंगल में किए जाने वाले शिकार और साथ ही वहाँ के काटे जाने वाले पेड़ों की वजह से उसे काफी प्रॉब्लम होती थी। एक दिन गांव के कुछ लोग लकड़ी काट कर वहाँ से जा रहे थे, मगर मुरली की नजर उन पर पड़ गई और वो उन्हें खूब पीटता है और ऐसा दोबारा न करने की हिदायत देता है, क्योंकि जंगल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, न ही इनको खैरात में बांटी गई कोई जमीन। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता है और दिन आ चुका होता है भूता कोला फेस्टिवल का, जिसके लिए गाँव के कुछ लोग जंगल की लकड़ियाँ काट कर अपने रास्ते घर जा रहे थे। मगर मुरली की अगली नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। ये सारे लोग आकर शिवा को इस बात को बताते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर उन पर अपना रोब झाड़ रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, और यहाँ पर सभी लोग इस फेस्टिवल को मनाने के लिए हर्षोल्लास से पार्टिसिपेट करते हैं। आसमान में पटाखे फोड़ते हैं और वहीं गुरुआ पंजुर्ली देव बनकर अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। मगर इतनी सारी फटाकों की आवाज सुनकर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को ये लगता है कि जंगल के जीव परेशान हो रहे होंगे, इसलिए वो इसे रोकने के लिए इस फेस्टिवल में आ जाता है, जहाँ पर उसकी झड़प शिवा के साथ हो जाती है। शिवा उससे कहता है कि ये फेस्टिवल हम कई सालों से मना रहे हैं, अगर ये फेस्टिवल रुका तो हमारे देव बुरा मान जाएंगे। जबकि मुरली को उनके देव से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उनके पुलिस वाले भी गांव के ही थे और वो उन्हें समझाते हैं कि सर इस वक्त यहाँ से चलना ही ठीक रहेगा, इस शिवा को तो हम कभी बाद में देख लेंगे। वहीं हम इस कहानी की लीड एक्ट्रेस लीला को देखते हैं, जो कि शिवा का बचपन का प्यार था। वो आकर उसके साथ कई बार मस्ती भी करता है, जो कि इस कहानी में कुछ फनी एलिमेंट्स का काम कर रहे थे। लीला ने शहर जाकर फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग ली थी और वक्त आ चला था उसे जॉब करके पैसे कमाकर अपने घर वालों की हेल्प करने का। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और लीला अपने पिता के साथ उसके घर में आती है। उसके पिता शिवा को कहने लगते हैं कि जो तुमने किया सही किया। वेल शिवा को तो ये लगता था कि उसने लीला को जो चूंटी काटी, इसलिए उसके पिता उसे कह रहे हैं कि ऐसा बार बार करते रहना। मगर उसके पिता ये कहना चाहते थे कि कल रात को तुमने फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को जिस तरीके से फटकारा, मुझे तो मेरे पुराने दिन याद आ गए। तो ये भी एक फनी सीन ही था। तो यहाँ पर शिवा उनसे पूछता है कि यहाँ पर आने का आपका रीजन क्या था, जिस पर उसके पिता बताते हैं कि मेरी बेटी ने शहर जाकर फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ पर उसे गाँव में कुछ काम वगैरह मिल जाए तो तुम्हारा बहुत भला होगा। जिस पर शिवा कहता है कि हाँ, मैं हमारे जमींदार यानी कि देवेंद्र जी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनसे बात करके लीला की नौकरी फॉरेस्ट गार्ड में लग जाएगी। और जब लीला अपने फर्स्ट डे पर ऑफिस में ज्वाइनिंग करती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि आज तो मुरली पूरे गाँव के अंदर फेंसिंग लगवाने वाला है। फेंसिंग वॉल का मतलब होता है वो दीवार जो कि दो बाउंड्रीज को अलग अलग दर्शाती है। मुरली का मानना था कि जो भी गाँव के लोग जंगल की जमीन को यूज कर रहे हैं वो उससे बाहर निकल जाए, क्योंकि जंगल सिर्फ जानवरों के रहने के लिए है, न कि इंसानों के कब्जे के लिए। यहाँ सभी गाँव के लोग आकर उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर एक बाउंड्री लगा दोगे तो हम इतने सालों से जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ पर रहेंगे। इसी बीच शिवा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उनके साथ उसकी झड़प हो जाती है। कुछ गाँव वाले जो कि पुलिस के साइड हो जाते हैं वो सभी मिलकर शिवा को बांध देते हैं। और रात को जब लीला अपनी जॉब से घर वापस लौटती है तो शिवा को वहीं
वहीं बैठा पाती है। वो उसके लिए खाना लेकर जाती है, मगर शिवा उस खाने को ठुकरा देता है और कहता है कि आखिर तुमने पुलिस वालों के साथ मिलकर गांव वालों की ही बैंड क्यों बजाई, कैसे लिए मैंने तुम्हारी जॉब लगवाई थी। लेकिन लीला करती भी तो क्या करती, वो तो मजबूर थी, उसे तो बस अपना काम करना था, लेकिन अंदर से दिलो दिमाग से वो सिर्फ अपने गाँव के लिए ही सोच रही थी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर सभी गाँव वाले अपनी जमीन को बचाने के लिए जमींदार के पास जाते हैं, यानी कि देवेंद्र के पास। देवेंद्र कहता है कि ठीक है, मैं पुलिस से तुम्हारे घर को बचा लूंगा, तुम लोगों को बस अपने जमीन के टुकड़े के लिए यहाँ पर साइन करना होगा। और वो वकील को वहाँ पर बुलाकर उन सभी के जमीनी कागजातों की पुष्टि करवाता है। लेकिन तभी उन्हीं गाँव वालों में से शिवा का दोस्त लच्छू जमींदार के घर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे देखने के लिए घर में पैर रख देता है। लेकिन तभी देवेंद्र का एक आदमी आकर उसे एक जोरदार चांटा चमकाता है कि आखिर तू अशुद्ध आदमी इस शुद्ध घर में पैर कैसे रख सकता है। इस बात पर शिवा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को खूब पीटता है। अब कहीं बात काबू से बाहर न चली जाए, इसलिए देवेंद्र उन दोनों को ही रोकता है और बदले में अपने आदमी को ही सुनाता है कि तूने आखिर ऐसा क्यों किया, गाँव वालों के साथ कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। मगर अंदर ही अंदर वो खुद भी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो तो इन सभी को अछूत मानता था। शिवा जो कि थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए जमींदार का काम किया करता था, जिनमें शामिल था जंगल से पेड़ काट कर लाना। तो यूं ही एक दिन शिवा और उसकी टीम जंगल के अंदर पेड़ काट रही थी और तभी सुधाकर जो कि उस गांव का टिम्बर मैनेजमेंट देखता था, वो जाकर ये सारी बातें मुरली को बता देता है और मुरली और सुधाकर मिलकर शिवा को पकड़ने के लिए रात के अंधेरे में ही निकल जाते हैं। शिवा ने अपना ही एक बंदा पेड़ के ऊपर बिठा रखा था कि अगर कोई भी उनके ऊपर नजर रखने के लिए आए तो वो शख्स इन्हें इंडिकेट कर दे, और जैसी पुलिस वालों की गाड़ी जंगल में एंट्री करती है तो इन्हें इंडिकेशन मिल जाता है। हालांकि ये लोग अभी तक उस पेड़ को आधा काट चुके थे, लेकिन जैसे इन्हें इंडिकेशन मिलता है तो ये सभी एक छोटी सी जगह पर छिप जाते हैं और देखते ही देखते जब मुरली की गाड़ी वहाँ से गुजरने लगती है तो वो आधा कटा पेड़ पूरी तरीके से उनकी गाड़ी के ऊपर ही गिर पड़ता है, जिसकी वजह से वो भी घायल हो जाता है। अब पुलिस वाले को नुकसान पहुंचाया है तो पुलिस वाले शांत कैसे बैठेंगे, इसीलिए सभी मिलकर देवेंद्र और उनके लोगों पर अपनी नजर कड़ी कर देते हैं, जिनमें शामिल थे शिवा, लच्छू, रघु और नारू। अब ये सभी पुलिस से जान बचाने के लिए कुछ दिनों तक अपने आप को छिपा कर रखते हैं, क्योंकि अगर अपने घर वापस आते तो पुलिस वाले ने पकड़ कर ले जाते। वहीं सीन शिफ्ट होता है देवेंद्र पर, जो कि इस वक्त गुरुआ को अपनी गाड़ी में बैठाकर आगे ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। तो गुरुआ पूछता है कि आप तो इतने बड़े आदमी हैं, इस पूरे गांव के मालिक हैं, आखिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, कि आपको मुझसे कुछ चाहिए। जिस पर देवेंद्र कहता है कि तुमने आज तक इस गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया है, हर बार भूताकोला के फेस्टिवल में तुम ही तो पंजुर्ली देव बनते हो और सब लोग तुम्हारी ही तो बात मानते हैं, इसलिए मैं खुश होकर तुम्हारे लिए गाँव के बाहर एक बड़ी जमीन देना चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जिस वक्त तुम इस फेस्टिवल के अंदर जब पंजुर्ली देव बनोगे तो तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना होगा। तो गुरुआ कहता है कि कभी भी पंजुर्ली देव झूठ नहीं कहते, वो तो हमेशा सच कहते हैं। तो देवेंद्र कहता है कि ये बात या तो तुम जानते हो या फिर पंजुर्ली देव, क्योंकि वो तो सिर्फ कुछ ही पलों के लिए आते हैं, उसके बाद तो तुम्हारी बॉडी में गुरुआ ही तो रहता है। तो जब पंजुर्ली देव तुम्हारी बॉडी से चले जाएं तो तुम्हें बस इतना कहना है कि आज से गाँव की सारी जमीन देवेंद्र के नाम करता हूँ। लेकिन ऐसा करने से गुरुआ मना कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर देवेंद्र उसे अपने चाकू से मार डालता है। वहीं रात को शिवा के सपनों में पंजुर्ली देव आते हैं, जो कि खून भरे आंसू रो रहे थे, क्योंकि कोला करने वाला उनका भक्त गुरुआ अब इस दुनिया में नहीं रहा था। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग देवेंद्र खुद गांव में गुरुआ के घर जाता है और शोक जताता है कि आखिर इस भले इंसान के साथ ऐसा किसने किया। जिस पर गुरुआ के पिता कहते हैं कि जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो खून की उल्टियां करके मरेगा। गाँव वालों का मानना है कि अगर कत्ल गाँव में हुआ है तो इसका मतलब वो जुर्मी भी इस गाँव में ही होगा, तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए देवेंद्र एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है। वो रात को चिकन मटन और दारू की पार्टी देता है शिवा को और उसके मन में ये बात डाल देता है कि जिसने तुम्हारे भाई गुरुआ को मारा वो और कोई नहीं बल्कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर मुरली है। अब गुस्से में आया शिवा मुरली की जान लेने पर उतारू हो चुका था, लेकिन रास्ते में आगे जाते वक्त वो दम मारने के लिए रुक जाता है। उसी गाँव का लोहार महाजन जब शिवा के साथ दम मार रहा था तो वो उसे बताता है कि मैंने कुछ दिनों पहले देवेंद्र की गाड़ी में गुरुआ को जाते हुए देखा, मगर वापस आते वक्त गाड़ी में सिर्फ देवेंद्र ही था और अगले दिन गुरुआ की लाश मिली। इसका मतलब साफ है उसकी जान और किसी ने नहीं बल्कि देवेंद्र ने ही ली है। और जब इन दोनों की ये बातें चल रही थी तो सुधाकर ये सारी बातें सुन लेता है और अब वो सीधा शिवा को मारने पर उतारू हो जाता है, क्योंकि अगर वो शिवा को नहीं मारता तो शिवा डायरेक्ट आकर देवेंद्र को ही खत्म कर देता। और अगेन यहाँ पर एक बहुत ही क्लासिक फाइट इन सभी के बीच में दिखाई जाती है, जहाँ पर अकेला शिवा इतने सारे गुंडों को धमाधम पीट रहा था। अगले दिन ये खबर पूरी तरीके से गाँव में फैल चुकी थी कि जिसने गुरुआ को मारा वो और कोई नहीं बल्कि देवेंद्र था, जो कि इस गांव का जमींदार है। इसी के साथ उस जमींदार ने इन सभी से धोखे से उनके हिस्से की जमीन भी हड़प ली। ये सभी मदद मांगने के लिए मुरली के पास जाते हैं। अब यहाँ मुरली जो कि हमेशा से जंगल की जमीन को प्रोटेक्ट करना चाहता था, जब उसे पता चला कि अगर ये सारी जमीन देवेंद्र के हाथ चली गई तो वो इस पूरे जंगल को ही खत्म कर देगा और यहाँ पर बड़े मॉल्स, अच्छे रोड और बड़ी इमारतें खड़ी कर देगा, जिससे कि जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वो भी गाँव वालों के साथ मिलकर उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर देवेंद्र का कोई भी इंसान अगर तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो हमारी पूरी पुलिस फोर्स तुम्हें सपोर्ट करेगी। और अब होना क्या था, दो बड़े धुरंधर
आपस में अपनी टीम्स को बुला लेते हैं। यानी कि एक तरफ देवेंद्र अपने गुंडों को बुला लेता है, वहीं दूसरी ओर मुरली अपनी पूरी पुलिस टीम को बुला लेता है ताकि ये सभी इस गांव के लिए लड़ सकें। जिसके बाद अगेन इस कहानी में एक और शानदार फाइट दिखाई जाती है, जहां एक तरफ देवेंद्र इस पूरे गांव को खत्म करके इस जमीन को हथियाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर मुरली इस पूरे जंगल को प्रोटेक्ट करके यहाँ बड़ी इमारतें नहीं बनवाना चाहता था, जिसमें उसका साथ देता है शिवा। और वो आकर देवेंद्र के लोगों को बहुत पीटने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक दमदार गुंडा आकर शिवा को अपने एक ही हाथ में उठा लेता है और उसकी जान भी ले लेता है। और जैसे ही शिवा जमीन पर गिरता है तो उसका सर एक पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। गांव वालों को लगता है कि शिवा मर चुका है। और तभी इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये वही पत्थर था जो कि 1847 में उस राजा को मिला था, जिसे देखकर राजा को अपने मन की शांति मिल चुकी थी। बेसिकली ये पत्थर पंजुर्ली देव थे, जो कि हमेशा से उस गांव की रक्षा करना चाहते थे। जिसके बाद आता है इस कहानी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहां पर ऋषभ शेट्टी यानी कि इस कहानी के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपने इंसानी अवतार से गुलिका देव में बदल जाते हैं। ये होता है उग्र रूप ऑफ पंजुर्ली देव। एंड अकॉर्डिंग टू मी यही एक रीजन है, या फिर कहूँ कि इस एक्टर की यही एक्टिंग है जिसने अभी तक ऑडियंस को इस मूवी को थिएटर में जाकर देखने पर मजबूर कर दिया। आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 15 मिनट से ऊपर चलने वाली इस फाइट के कंक्लूजन में हमें ये पता चलता है कि गुलिका देव गुस्से में आकर देवेंद्र यानी कि इस जंगल के विनाश करने वाले का ही विनाश कर देते हैं और ये गांव अगेन सालों साल के लिए सुरक्षित हो जाता है। जिसके बाद इस कहानी के एंड क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि अब शिवा इस गांव के भूताकुला फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है और पंजुर्ली देव बनकर एक बेहतरीन नृत्य भी करता है। वहीं हम लीला को भी देख पाते हैं, जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट थी। वहीं फेस्टिवल में इंस्पेक्टर मुरली भी खड़े होते हैं, जहां पर पंजुर्ली देव उसे शुक्रिया अदा करते हैं इस गांव की जमीन को बचाने के लिए। जिसके बाद उन्हें एक जंगल से आवाज आती है और उस आवाज का पीछा करते हुए जब पंजुर्ली देव उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर उसके पिता भी गायब हुए थे, तो ये वाले पंजुर्ली देव भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हीं के खानदान से एक नया वारिस जन्म लेने वाला था, यानी कि शिवा का बेटा, जो कि अब आगे चलकर पंजुर्ली देव का नृत्य करेगा। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ ये तगड़ी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। Everybody sound the same. They say they ain't sued us. But watch out how I sound.